हेलो ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ओयन जो हॉस्पिटल से कुछ मेडिसिन लेती है और जल्दी से अपने डैड के घर में जाती है। वहां जाती है तो सुबह को आवाज देती है लेकिन वो नहीं आता। फिर ओयन जो अपने डैड के ऑफिस में जाती है। ओयन जो अपने डैड से कहती है कि पापा आपने ऐसा क्यों किया, मुझे तो लगा था कि आप एक हैप्पी एंडिंग करेंगे लेकिन आपने सबको मार दिया और काउंसिल को फंसा दिया है। और क्या आप बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। ओयन जो डैड दूसरी तरफ अपना फेस करके बैठे होते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। आप उसे हमेशा खुश क्यों नहीं दिखा सकते। ओयन जो अपने डैड को आवाज देती है लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देते। ओयन जो थोड़ा सा आगे होती है तो वो मॉन्स्टर की पिक देखती है जो कि डैड ने फाड़ दी होती है। रोयन जब अपने डैड का फेस देखती है तो चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है और बाहर आ जाती है घर से। फिर सुबोंग को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में होता है और ओएनजू के रूममेट्स के साथ मिलता है। सुबोंग देखता है कि ओएनजू वहां पर नहीं होती। इतने में ही सुबोंग को ओएनजू की कॉल आ जाती है। सुबोंग कॉल पिक करता है और कहता है कि ओएनजू तुम कहाँ पर हो, आखिर तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो। तो ओएनजू कहती है कि मैं पापा से मिलने के लिए आई थी और उनका चेहरा। सुबोंग कहता है क्या तुमने उन्हें देखा, उनका चेहरा गायब हो गया है। तो ओएनजू कहती है कि तुम मुझे बताओ तो सही क्या उन्हें हुआ क्या है। तो वो कहता है कि उनकी आंख, उनका नाक, उनके कान सब कुछ चले गए। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब सुबोंग उठता है कि ओएनजू के डैड ड्राइंग कर रहे होते हैं। किलर उनको जो जो कह रहा होता है ओएनजू के डैड वैसा ही ड्रॉ कर रहे होते हैं। सुबोंग कहता है कि वो पागलों की तरह ड्रॉ किए जा रहे थे, उन्हें जो कहा जा रहा था वो ड्रॉ करते जा रहे थे। ओएनजू कहती है कि इसका मतलब है कि पापा वही ड्रॉ कर रहे हैं जो उन्हें किलर कह रहा है। सुबोंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। तो एंजू कहती है कि पापा को अभी क्या हुआ है, क्या वो किलर बन गए हैं। तो सुबोंग कहता है कि मैं नहीं जानता इस बारे में लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम वहां से निकल जाओ। तो एंजू कहती है कि काउंसिल को गोली लगी है, अगर मैंने कुछ ना किया तो वो मर जाएगा। सुबोंग कहता है कि तुम भी वहां से निकल जाओ वरना तुम भी मारी जाओगी, बॉस को अभी कुछ भी होश नहीं है, तुम बस दरवाजा लॉक करके वहां से भाग जाओ। दोनों डॉक्टर भी सुबोंग के पास आकर सब कुछ सुन रहे होते हैं। वो सुबोंग को हिलाते हैं तो सुबोंग डर जाता है। फिर सुबोंग उनके गले लगता है और कहता है कि डॉक्टर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर इसके बाद ओयन जो डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता से घर में जाती है। अपने डैड को ऑफिस में देखती है तो वो वहीं पर ही बैठे होते हैं। ओयन जो जैसे ही टैब को पकड़ती है ओयन जो के डर ओयन जो को पकड़ लेते हैं। ओयन जो चीखती है। यहीं पर सीन कट होकर में कांसुल के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस उसके घर की छानबीन कर रही होती है। फिर वहां से उन्हें काउंसिल की गन भी मिल जाती है जो काउंसिल हमेशा अपने पास रखता था। सेक्रेटरी भी वहां पर मौजूद होती है। इन्वेस्टिगेटर बॉडीगार्ड से कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे इतने सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है और अब इन्वेस्टिगेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लेकिन खैर तुम तो उसके बारे में कुछ जानती नहीं हो। लेकिन जनरल मैनेजर तो उसका इतना अच्छा दोस्त था, उसने उससे भी मार दिया। फिर दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है कि हमें काउंसिल के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ पर है, अब हम उसे पकड़ सकते हैं। हमें कैमरा में उसकी फुटेज मिली है, 1 घंटा पहले वो वहां से गुजरा था और गोली लगने की वजह से वो अब ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। बॉडीगार्ड भी ये सब कुछ सुन लेता है। फिर हमें रोड में पुलिस को दिखाया जाता है जो हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक कर रही होती है। फिर पुलिस भी उसी होटल में पहुंच जाती है जहाँ पर काउंसिल होता है। वहाँ पर वो एक लड़के से पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि काउंसिल यहाँ पर है, मेरी शिफ्ट तो अभी अभी शुरू हुई है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें अपने होटल में आने वाले लोगों की लिस्ट दिखाओ। वो लिस्ट देखते हैं। फिर उसके बाद वो लिफ्ट से बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमें नंबर 209 पे जाना है और उसके बाद वो सभी रूम्स की चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। काउंसिल के रूम को दिखाते हैं जिसके दरवाजे पर भी खून लगा होता है और अंदर काउंसिल भी घायल पड़ा होता है। इतने में ही काउंसिल पुलिस वालों को भी बोलते हुए सुन लेता है कि हम पुलिस वाले हैं, हमें छानबीन करनी है, हमें खूनी को ढूंढ रहे हैं। तो काउंसिल दर्द में उठता है और गन को पकड़ लेता है और दरवाजे की तरफ गन को पॉइंट कर देता है। अगला नंबर काउंसिल के रूम का होता है और उसके रूम का दरवाजा गायब हो जाता है। रूम के बाहर जो खून के कतरे गिरे होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर की लिस्ट में रूम होता है लेकिन जब वो आगे आते हैं तो यहाँ पर कोई भी रूम नहीं होता। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब है। वो दूसरे फ्लोर में चले जाते हैं। वो लोग लिफ्ट में जाते हैं तो ओयन जो वहाँ का कैमरा भी गायब कर देती है। काउंसिल की गाड़ी का कलर व्हाइट कर देती है और उसकी नंबर प्लेट भी चेंज कर देती है। ओयन जो के डैड रूम से बाहर होते हैं और दरवाजा ओयन ने लॉक किया होता है। ओयन जो के डैड मुसलसल उसे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हीरोइन जो हॉस्पिटल से जो चीजें और मेडिसिन लेकर आई होती है उन सबको ड्रॉ करती है। फिर काउंसिल को याद आता है कि जब वो घर गया था तो उसकी सारी फैमिली को किसी ने शूट कर दिया हुआ था। फिर जनरल मैनेजर जब उसे कहते हैं कि मैं सच जानना चाहता हूँ तो मुझे बताओगे ये सब कुछ क्या है, तुमने तो मुझे कहा था कि उस दिन तुम घर नहीं गए थे। तो काउंसिल कहता है क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं और फिर जनरल मैनेजर को शूट कर दिया जाता है। काउंसिल कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी की जान नहीं ली। फिर उन्हें जो सभी मेडिसिन को ड्रॉ कर देती है। काउंसिल के पास में मेडिसिन पहुंच जाती हैं। फिर वहां पर पड़ा हुआ अलार्म बोलने लगता है। काउंसिल लाइट ऑन करता है तो वहां पर बहुत सारी मेडिसिन पड़ी होती हैं। काउंसिल कहता है कि ओएन जो क्या ये तुम हो, मुझे जवाब दो, तुम आखिर कहाँ हो। जहाँ पर ओएन जो कहती है कि काउंसिल तुम खुद को संभालो, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकती, इसलिए तुम्हें अपना इलाज खुद ही करना होगा। फिर ओएन जो अभी ड्रॉ कर रही होती है कि साथ ही टैब से रोशनी आने लगती है। किलर कहता है कि तुम कौन हो, तुम ओएन जो हो ना, तुम यहाँ से बाहर कैसे निकली। ओएन जो ये देखकर शॉक हो जाती है। फिर किलर ओएन जो का गला दबाने की कोशिश करता है। ओएन जो बहुत ही मुश्किल से टैब को बंद कर देती है। बंद करते ही किलर वापस टैब में चला जाता है और ओएन जो के डैड भी बेहोश हो जाते हैं। फिर ओएन जो देखती है कि बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। ओएन जो उठती है और अपने डैड को देखती है, उनको आवाज देती है लेकिन वो बेहोश हो चुके होते हैं। फिर ओएन जो अपने डैड के पास बैठती है और रोने लगती है। फिर इसके बाद हमें सुबोंग को दिखाते हैं जो अपने साथ डॉक्टर को भी लेकर आता है। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा स्टूडियो है, चलो अंदर चलते हैं। तो सुबोंग डरते हुए अंदर आता है।
तो सुबोंग डरते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है। तो वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम एक दूसरे को भी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, तो तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, और अब तुम बस भी करो। फिर सुबोंग डरते हुए ऑफिस में आता है और कहता है कि ओयनजू क्या तुम इधर हो। तो ओयनजू को देखता है तो फौरन से अंदर आ जाता है और कहता है कि ओयनजू क्या तुम ठीक हो, तुम वापस नहीं आए तो मुझे लगा शायद तुम्हें कुछ हो गया है, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, और मुझे पता हो कि बॉस कहाँ है। ओयनजू कहती है कि उनको सुला कर मैंने रूम में लॉक कर दिया है, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और फिर डॉक्टर को दिखाते हैं जिनका स्टूडियो देख रहा होता है, कहता है कि इनका स्टूडियो तो काफी अच्छा है। और फिर डॉक्टर उसी रूम के बाहर जाता है जहाँ पे ओयनजू के डैड होते हैं, कहता है कि शायद ये वॉशरूम होगा। डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक होता है। ओयनजू कहती है कि मैंने कहीं टैब बंद करने के बाद वो जाकर शांत हुए हैं। तो सुबोंग कहता है कि जब तुम टैब बंद करती हो तो उन दोनों का कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो ओयनजू कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हूँ। तो सुबोंग कहता है कि फिर हम तुम्हारे पापा का अब क्या करेंगे। तो ओयनजू कहती है कि मैंने उसे पहले की तरह एक सपने में बदल दिया है। तो सुबोंग कहता है कि सपना, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम उस दुनिया में वापस चले जाओ, 10 साल पहले कांचुल की फैमिली की मौत से पहले, किलर के वजूद से पहले तुम जाओ और सब कुछ सपने में बदल दो, और इससे हम सबकी जान भी छूट जाएगी। तो ओयनजू कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इस टैब को वापस ओपन नहीं कर सकती, ये ना हो कि वो किलर मेरे इंतजार में बैठा हो और मैं इस टैबलेट पे अभी कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकती। इतने में डॉक्टर भाई नॉक करते हैं और अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि तो ये वो जगह है जहाँ पर ओयनजू के डैड काम करते हैं। फिर वो पूछता है कि ओयनजू कहाँ है। तो सुबोंग कहता है कि ये रही बाजू में। तो वो कहता है कि कहाँ है। सुबोंग देखता है और ओयनजू वहाँ पर नहीं होती तो हंसने लगता है। फिर उसके बाद हमें ओयनजू को दिखाते हैं जो हांचुलू के पास पहुंच चुकी होती है। हांचुलू कहता है कि ओयनजू क्या ये इसका असली नाम है, और पता करो ये लड़की कौन है और ये आखिर कांचुल की मदद क्यों कर रही है। ओयनजू हांचुलू का नाम पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो कॉमिक वर्ल्ड में आ चुकी है। हांचुलू कहता है कि हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उसे ढूंढ ही लेंगे और वो घूम फिर कर हमारे पास ही आएगी। इसका मतलब है कि दुनिया में अन्याय है और हम दुनिया को वापस रहने लायक बना सकते हैं। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कांचुल एक पागलखोनी है। ओयनजू बैठते हुए आहिस्ता आहिस्ता से रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है। फिर जैसे ही ओयनजू दरवाजा खोलती है तो हांचुलू उसे देख लेता है। ओयनजू खड़ी हो जाती है तो वो कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी। तो ओयनजू कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए और वहां से भागने लगती है। हांचुलू भी ओयनजू के पीछे पीछे आता है, फिर बाहर आता है और कहता है कि वो लड़की कौन थी। तो उसके एम्प्लॉय कहते हैं कि कौन लड़की। तो हांचुलू कहता है कि आखिर तुम सबको यहाँ पर हो क्या गया है, तुम लोगों ने आखिर उसे मेरे रूम में आने कैसे दिया, और तुम अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसको लेकर आओ। तो वो भागते हुए ओयनजू को पकड़ने के लिए जाते हैं। ओयनजू लिफ्ट में आ जाती है और अपने बालों को खोल लेती है। ओयनजू वहां से बाहर निकलती है और सोचती है कि मैं हांचुलू के पास क्या कर रही थी, और आखिर हांचुलू ही क्यों, क्या इस वजह से क्योंकि वो मुझे ढूंढ रहा था। तो फिर ओयनजू को याद आता है कि जब किलर ने उसे कहा था कि तुम ओयनजू हो ना, और तुम यहाँ से बाहर कैसे निकली। तो ओयनजू कहती है कि इसका मतलब है कि पिछली बार मुझे किलर ने यहाँ पर बुलाया था, फिर इसका मतलब हुआ कि मेन कैरेक्टर मुझे यहाँ पर नहीं बुलाता है, लेकिन क्यों। फिर हांचुलू को दिखाते हैं जिसके पास उसका एम्प्लॉय आता है। हांचुलू कहता है कि लड़की मिली। तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहता है कि तुम में से किसी ने भी उसको मेरे ऑफिस में आते हुए नहीं देखा, और क्या कर रहे थे तुम लोग। तो वो कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता। हांचुलू को सोचने लगता है कि वो लड़की कौन थी। फिर वो टेबल पड़ी हुई ओयनजू की पिक देखता है और कहता है कि ये तो ओयनजू थी। फिर ओयनजू एक स्टोर में आती है और वहां पे आके टाइम और डेट पूछती है। फिर कहती है कि कांचुल के साथ आखिर क्या हुआ, क्या तुम्हें पता है, मैं आगे न्यूज नहीं देख सकती। तो वो कहता है कि कांचुल किसी का कत्ल करके भाग चुका है और अब तक पकड़ा नहीं गया। ओयनजू कहती है कि सिर्फ 11 बजे है, यानी कि अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। ओयनजू कैब को बुलाने लगती है, इतने में ही वक्त जल्दी से चलने लगता है। फिर जब वक्त दोबारा से रुक जाता है तो ओयनजू दोबारा से स्टोर में जाती है और कहती है कि आज क्या तारीख है। वो कहता है कि आज 22 तारीख है। ओयनजू कहती है कि तुमने पहले भी तो मुझे यही कहा था। तो वो कहता है कि क्या। तो ओयनजू कहती है कि ये मत कहना कि आज 22 सितंबर है। तो कहता है कि हाँ। तो ओयनजू कहती है कि एक महीना गुजर गया है, और फिर उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि कांचुल के साथ क्या हुआ है। तो कहता है कि क्या कांचुल। ओयनजू कहती है कि हाँ, मैं कुछ काम से बाहर गई थी इसलिए मैं न्यूज नहीं देख सकी। वहाँ पर दूसरा शख्स होता है, वो कहता है कि कांचुल अभी पुलिस वालों से भाग रहा है, वो पकड़ा नहीं गया है। तो स्टोर बॉय कहता है कि मुझे तो किसी ने कहा है कि वो पहले ही मर गया है, पुलिस से भागते हुए उसे गोली लग गई थी। तो दूसरा शख्स कहता है कि नहीं, वो मरने वाला नहीं है, कानून को चाहिए उसको अच्छी से सजा दे और वो जेल में सड़े। फिर ओयनजू वहां से निकलती है और एक कैब लेकर बैठ जाती है। कैब में वो रेडियो सुनती है जिसमें वो बताता है कि डब्ल्यू के सामने बहुत से लोग खड़े हैं और वो चाहते हैं कि डब्ल्यू प्रोजेक्ट अब बंद कर दिया जाए। तो कैब ड्राइवर रेडियो बंद कर देते हैं और कहते हैं कि कांचुल के बारे में मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकता, और 1 महीने से यही सब कुछ चल रहा है, कोई अच्छी न्यूज है ही नहीं। फिर ओयनजू होटल के रूम में आती है तो वहां पर कांचुल के रूम का तो दरवाजा होता ही नहीं है। ओयनजू उसको वैसे ही नॉक करती है और कहती है कि क्या तुम अंदर हो। फिर ओयनजू को स्टोर वाले बॉय की बात याद आती है जिसने कहा था कि मुझे लगता है कि कांचुल पहले ही मर चुका है क्योंकि पुलिस से भागते हुए उसको गोली लग गई थी। फिर ओयनजू बाहर आकर देखती है तो कांचुल की गाड़ी भी वहां पर नहीं होती। फिर हमें बॉडीगार्ड को दिखाते हैं जो अपना कुछ सामान लेकर ऊपर से नीचे आता है।
सेक्रेटरी को देखता है और कहता है क्या तुम नहीं जा रही? तो सेक्रेटरी कहती है कि आओ मेरे साथ एक ड्रिंक पी लो, यहाँ का आखिरी दिन है तो चलो एंजॉय करते हैं। और फिर कहती है कि मुझे लगता है कि वो मर गया है, यहाँ पे इतने समय तक वो कहाँ पर होगा और यहाँ शायद उसको गोली लगी थी इसलिए वो मर चुका होगा। यहाँ पे क्या पता उसने पानी में कूद के अपनी जान दे दी हो क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। फिर एक ड्रिंक करती है और कहती है कि अगर उसने खुदकुशी की है तो मैं उससे नाराज हूँ क्योंकि उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। फिर दूसरा बॉडीगार्ड डुयन के पास आता है और उसे कहता है कि आपसे कोई मिलना चाहता है। डुयन कहता है कि वो कौन है? तो कहता है कि वो ओयनजू है और मुझे याद है मैंने इसको पहले भी देखा है, ये वही है। तो डुयन कहता है कि वो कहाँ पर है। फिर हमें ओयनजू को दिखाते हैं जो बैठी हुई होती है। उसके पास डुयन आता है और कहता है कि ओयनजू तुम हो? तो ओयनजू कहती है कि हाँ। तो डुयन कहता है क्या सच में? और उस दिन डायरेक्टर काम के साथ तुम ही थी ना? तो ओयनजू कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि पुलिस वाले तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तो डुयन कहता है कि तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? ओयनजू कहती है कि कांगचुल की क्या तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या हुआ है? उस दिन के बाद मैंने उसे देखा नहीं और मुझे लगा कि उसने तुमसे कांटेक्ट किया होगा। तो डोरियन कहता है कि मुझे क्या पता होगा कि वो कहाँ पर है, पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ पाई। ओएनजी रोने लगती है। तो डोरियन कहता है कि उनके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? ओएनजी रोने लगती है और कहती है कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है और मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो जिंदा है या नहीं, वो जिंदा है या फिर उसकी मौत हो गई। और आखिरी बार जब मैंने उसको देखा था तो वो बहुत ही बुरी तरह से घायल था, मुझे उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मैं तो बस उसके लिए दवाई लेने के लिए गई थी। ओएनजी रो रही होती है। डोरियन एक एड्रेस लिखता है और उसको देता है और कहता है कि यहाँ पर चली जाओ, मैं उन्हें कॉल करके बता दूंगा कि तुम आ रही हो। और डायरेक्टर कांग भी तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहे थे। तो ओएनजी खुश हो जाती है और कहती है कि वो जिंदा है। फिर जब ओएनजी जाने लगती है डोरियन ओएनजी से कहता है कि जाते हुए मैं तुमसे एक चीज जरूर मांगूंगा, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, लेकिन तुम प्लीज उन्हें कन्विंस करो कि वो वापस आ जाए, भागने से कुछ नहीं होगा, अगर वो चाहते हैं कि उनको सजा कम मिले तो उन्हें वापस आना होगा और मैं भी अब उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, प्लीज तुम उन्हें कन्विंस कर लेना। फिर जैसे ही ओएनजी वहाँ से जाती है तो सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि कौन था? तो बॉडीगार्ड कहता है कि होटल एम्प्लॉय। फिर हमें ओएनजी को बस में दिखाया जाता है जो कांगचुल से मिलने के लिए जा रही होती है। हीरोइन जो बस से उतरने के बाद कांगचुल का बहुत ज्यादा इंतजार करती है। काफी इंतजार करने के बाद कांगचुल वहाँ पर आ ही जाता है। कांगचुल अपनी गाड़ी में आता है तो ओयन जो अपने ही ध्यान से बैठी हुई होती है और कांगचुल को नहीं देखती। कांगचुल कहता है कि सुनोगी ओयन जो तुम? ओयन जो कांगचुल को देखती है और फिर देखती ही रहती है। कांगचुल कहता है कि काफी वक्त हो गया है ना, अब चलो अंदर आ जाओ। रिश्ते में जाते हुए कांगचुल ओयन से कहता है कि और कैसी हो तुम? तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन ओयन जो कोई भी जवाब नहीं दे रही होती और चुप कर बैठी होती है। कांगचुल कहता है कि ओयन जो अब तुम कुछ तो बोलो, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ओयन जो कहती है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। कांगचुल कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन से मैंने अपना इलाज खुद कर लिया। फिर इसके बाद फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब कांगचुल पानी में होता है तो उसको ओयनजू की आवाज आ रही होती है कि कांगचुल अब तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती, ना ही मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ, तुम्हें अपना इलाज खुद ही करना होगा, अब प्लीज तुम उठ जाओ। तो कांगचुल उठ जाता है। कांगचुल इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है। ओयनजू कहती है कि मैं पहले एंटीबायोटिक नहीं ढूंढ पाई, लेकिन तुम्हें उनकी जरूरत है, तो तुम सबसे पहले एंटीबायोटिक को ढूंढो। कांगचुल एंटीबायोटिक लेता है और उन्हें इंजेक्शन में डालता है और इंजेक्शन को खुद में इंजेक्ट कर लेता है। फिर दूसरा इंजेक्शन लेता है और उससे अपने जख्म पर लगाता है। ओएनजी कहती है कि गोली तुम्हारे अंदर तक जा चुकी है, इसलिए तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करते हुए अपनी गोली खुद ही निकालनी होगी। कांगचुल बहुत ही मुश्किल से गोली को निकालता है। पहले गोली निकालता है और वो वापस से अंदर ही छूट जाती है, तो कांगचुल फिर से कोशिश करता है और गोली को बाहर निकाल लेता है। फिर कांगचुल अपने जख्म पर स्टिचेस लगाता है। ओएनजी कहती है कि अगर एक बार तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। फिर कांगचुल दोबारा से जनरल मैनेजर की दी गई रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है। फिर कांगचुल रोते हुए उसको बार बार सुनने लगता है। फिर कांगचुल गुस्से में आता है और मोबाइल को ही तोड़ देता है। फिर जब कांगचुल रूम से बाहर आता है तो दरवाजा आ जाता है। कांगचुल जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो दरवाजा वापस से गायब हो जाता है। कांगचुल पीछे मुड़कर देखता है तो दरवाजा वहाँ पर नहीं होता। तो कांगचुल दरवाजे की जगह पर हाथ लगाता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीवार ही होती है। फिर कांगचुल बाहर आता है और अपनी गाड़ी को ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। जैसे ही गाड़ी का लॉक ओपन करता है तो उसके सामने वाली व्हाइट कार होती है। कांगचुल उसे देखता है और उसके नंबर प्लेट देखता है और फिर हैरान हो जाता है। फिर कांगचुल गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। कांगचुल न्यूज देख रहा होता है जहाँ पर बताते हैं कि जनरल मैनेजर को गोली मारी गई, उनके हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। उनको गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि कांगचुल ही था। और अब उनका कुछ अता पता नहीं है। इससे बात जाहिर होती है कि उन्होंने दूसरों के क्राइम में जो मदद की है वो खुद को छुपाने के लिए की है। और कांगचुल को लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। कांगचुल सुनता है तो टीवी बंद कर देता है। तो कांगचुल जैसे ही पीने के लिए ड्रिंक पकड़ता है तो वो देखता है कि उसका हाथ गायब होने लगता है। कांगचुल के हाथ से उसकी ड्रिंक छूट जाती है। फिर कांगचुल खुद को देखता है, कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर रियलिटी का सीन दिखाते हैं। कांगचुल कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं बस भागता ही रहा हूँ, ये उनमें से 5वीं जगह है। कांगचुल देखता है कि उसका हाथ दोबारा से गायब होने लगता है। तो कांगचुल अपने हाथ को नीचे रख देता है और दूसरे हाथ से ड्राइविंग करने लगता है। ओएनजी से पूछता है कि तुम्हें आने में इतना वक्त क्यों लगा? तुमने कहा था कि तुम जल्द वापस आ जाओगी, तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढने गई थी ना, तो मुझे लगा शायद तुम जल्दी आ जाओ। तो ओएनजी कहती है कि मैं एक सिचुएशन में फंस गई थी। कांगचुल कहता है कि कैसी सिचुएशन? तो ओएनजी कोई भी जवाब नहीं देती। कांगचुल देखता है कि उसका हाथ सही हो गया होता है तो दोबारा
दोबारा से उसी हाथ से ड्राइविंग करने लगता है और कहता है कि शायद मुझे अच्छा लगे, इस वजह से तुमने वो सब कुछ मुझे कहा था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि जो कुछ तुमने कहा था वो सब कुछ सच है, और सिर्फ तुम्हें ही ऐसा क्यों लगता है कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया है। नेशनल इंटेंशन के लिए काम कर रही हो क्या तुम? और यार शायद तुम्हें पता है कि कातिल कौन है, शायद तुम कातिल की दोस्त हो या कातिल की बेटी। तो ये सुन के वह जो काउंसिल को देखने लगती है। काउंसिल कहता है कि जब कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला है तो तुम वापस क्यों आई हो। तो जो कहती है कि मुझे चिंता हो रही थी और तुम्हें छोड़कर जाने का बुरा भी लग रहा था। तो काउंसिल कहता है कि तुम्हारा पति वापस नहीं आया क्या, और क्या तुम मुझ में अपने पति को देख रही हो, तुम मुझे किस करके गायब हो गई, क्योंकि मैं तुम्हारे पति की तरह दिखता हूँ। तो जो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। फिर काउंसिल कहता है कि मैंने डिनर नहीं किया, तो ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और फिर कहता है कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है ना कोई पहचान, ना पैसे, ना घर, इसलिए मेरे आरोपी होने के बावजूद भी तुम्हें मेरी जरूरत है। मैंने सही कहा ना। तो जो कहती है कि सही कहा। काउंसिल कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। फिर काउंसिल से पूछता है क्या तुम्हारे पास कपड़े हैं, मेरे ख्याल से मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद लेने चाहिए। तो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तो काउंसिल कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए खरीदने हैं, मैं खरीदना चाहता हूँ। फिर काउंसिल कुछ कपड़े देखता है और कहता है क्या ये तुम्हारे लिए कंफर्टेबल रहेगा ना, तुम्हें ज्यादा टाइट तो नहीं होगा ना, मेरे में से चुन लो जो तुम चाहती हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं खरीद पा रहा हूँ और मेरे पास पैसा बहुत पड़ा है, लेकिन कुछ भी काम का नहीं। फिर एक ड्रेस पकड़ता है और एंजो के साथ लगाता है, कहता है कि ये कैसा है, और एंजो कहती है कि अच्छा है। काउंसिल कहता है कि सिर्फ $5 का है, हम दोनों के पास ही पैसे नहीं है, तो क्यों ना कुछ कम खर्च करें, और अगर हो सकता तो मैं तुम्हारे लिए $3000 का आउटफिट भी खरीद सकता था, मेरा यकीन करो। तो ये सुनकर एंजो बस काउंसिल को देखने लगती है। काउंसिल एंजो को पैसे देता है और कहता है कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, तो तुम जाकर खुद ही खरीद लो। तो एंजो लेडी के पास आती है और कहती है कि ये कितने का है। वो कहती है कि ये तो $5 का है और तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। लोयन जो काउंसिल को देख रही होती है तो दूसरी तरफ चला जाता है। लोयन जो ड्रेस लेती है उस तरफ पर जाती है और काउंसिल को ढूंढने लगती है। इतने में काउंसिल ओरेंजो के पीछे आ जाता है। ओरेंजो को बुलाता है और उसे कॉर्नेटो दिखाते हुए कहता है कि आज बहुत ही गर्मी है, तो क्यों ना हम दोनों एक ही खा लेते हैं। ओरेंजो से कहता है कि छुट्टे दो। ओरेंजो उसको दे देती है और तो कहता है कि पैसे थोड़े कम बचे हैं। ओरेंजो काउंसिल की बातें सुनते हुए बस उसको देख रही होती है। फिर वो दोनों कॉर्नेटो खा रहे होते हैं। काउंसिल कहता है कि ये अच्छा है, तुम्हारी कॉर्नेटो कैसी है। तो ओरेंजो कहती है कि वनीला है। तो काउंसिल कहता है कि मुझे एक बाइट दो। फिर एक बाइट लेता है और कहता है कि ये अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया, मेरी वाली ही अच्छी है, तुम ट्राई करोगी। फिर अपने कॉर्नेटो आगे करता है और कहता है कि लो। तो ओरेंजो एक बाइट ले लेती है। फिर काउंसिल कहता है कि मेरा वाला अच्छा है ना। तो ओरेंजो कहती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो काउंसिल कहता है कि कैसे। ओरेंजो कहती है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और तुम उनसे 1 महीने से भाग रहे हो, और क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। ना तुम मुझे जानते हो, तुम मेरे लिए कपड़े खरीदना चाहते हो, मेरा ख्याल रखना चाहते हो, अपने साथ रखना चाहते हो, क्या तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी। और आखिर तुम सोच क्या रहे हो, क्या तुम्हें आगे भी ऐसे ही जीने का इरादा है, तुम कर क्या रहे हो। तो काउंसिल कहता है कि इंसान पे अगर झूठे इल्जाम लग जाए तो इंसान पागल हो जाता है। अब मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं, और मैंने पिछले 1 महीने में सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। और तुम्हें पता है अब मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, या वो लोग मुझे पकड़कर गिरफ्तार कर लें या फिर मैं खुद स्टैंडर्ड कर लूं। फिर वही सब कुछ ड्रामा, और मुझे फिर पूरी जिंदगी के लिए जेल हो जाएगी। और मैं चीजें बदलने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने अब अपनी किस्मत को अपना लिया है। तो अभी हमने 2 काम किए हैं, एक शॉपिंग की है और एक आइसक्रीम का ही है। अब हम तीसरा काम करेंगे, ग्रोसरी शॉपिंग। फिर हमें दिखाते हैं कि ओरेंजो और काउंसिल ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे होते हैं। काउंसिल ओरेंजो के पास आता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ स्नैक्स चाहिए। फिर एक स्नैक का पैकेट पकड़ता है और कहता है क्या तुमने ये पहले कभी ट्राई किया है, चलो आज करते हैं। फिर कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खाने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ कोई तो है। कहता है कि वाटरमेलन खाओगी, और वो लेने के लिए चले जाता है। ओरेंजो बस काउंसिल को देख ही रही होती है। हमें काउंसिल ओरेंजो को घर में दिखाया जाता है। काउंसिल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पैगेटी बनाता हूँ, क्या तुम क्रीम वाली खाओ। ओरेंजो कहती है कि लेकिन तुम्हें तो कुकिंग नहीं आती। तो काउंसिल कहता है कि किसने कहा कि मुझे कुक करना नहीं आता। ओरेंजो कोई भी जवाब नहीं देती। तो काउंसिल कहता है कि तुमने सही कहा, मैं कुक नहीं कर सकता, ऑनलाइन वीडियोस देखकर मैं कोशिश करता हूँ, काफी बोरिंग हो जाता है। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था जब तुम वापस आ जाओ। ओरेंजो कहती है कि क्या। तो काउंसिल कहता है कि तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। उसे वॉशरूम का बताता है कि वो इस तरफ है। ओरेंजो जाने लगती है तो काउंसिल कहता है कि आज के 4 हो गए, 2 और करने से मेरा होमवर्क खत्म हो जाएगा। ओरेंजो काउंसिल की ये वाली बात सुनती है और वहीं पर ही रुक जाती है, और फिर वो सोचती है कि जब उसने काउंसिल के साथ करने वाले कामों पर मार्क किया था। ओरेंजो पीछे मुड़ती है और कहती है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा। तो काउंसिल कहता है कि किस बारे में। तो ओरेंजो कहती है कि तुमने अभी होमवर्क के बारे में कुछ कहा। तो काउंसिल कहता है कि क्या कहा, होमवर्क। तो ओरेंजो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे। तो काउंसिल कहता है कि 10 वीर चीजें एक दिन में करनी है, तुम्हारे पति ने 4 की थी, उसके बाद वो चला गया था, तुमने मुझे
बताया था, मैं उसके बदले ये सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं तुम्हें उसकी याद दिलाता हूँ, इसलिए तुम मुझे फॉलो करती रहती हो। सही कहा ना? तो अंजू कहती है कि लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मैंने तुम्हारे साथ तो कभी भी होमवर्क के बारे में कोई बात नहीं की। तो कांचू कहता है कि मैंने देख लिया। और अंजू कहती है कि तुमने कहाँ देखा? कांचू कोई भी जवाब नहीं देता है। तो अंजू कहती है कि मुझे बताओ तुमने कहाँ देखा? फिर कांचू अंजू को कॉमिक बुक दिखाता है और कहता है कि इसमें से। अंजू देखती है तो उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है। कांचू कहता है कि तुम इसे जानती हो, तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। मैंने इससे पढ़ा था कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए सिर्फ 4 स्वीट चीजें की हैं, उसके बाद वो गायब हो गया और मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा कमजोर है। तुमसे शादी करने के बाद वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर ड्यून एक घर के अंदर आता है, वहाँ पर कांचू भी होता है। ड्यून कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं मुझे मिला जिससे कि मैं ये सब कुछ झूठ साबित कर सकूं और प्रॉब्लम से बाहर आने का भी कोई जरिया नहीं दिख रहा है। और कांचुल अब सरेंडर के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो कांचुल कहता है कि ओएनजू के बारे में पता चला। तो बॉडीगार्ड कहता है कि वो फॉरेस्टिक डिपार्टमेंट में एक हफ्ते के लिए रही है, लेकिन उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता और हांचुल भी उसे ढूंढ रहा है। तो कांचुल कहता है कि वो क्यों? तो वो कहता है कि उसे एक मौका मिला है सब कुछ खत्म करने का, वो हर जगह पर ओएनजू को ढूंढ रहा है। कोई काम की चीज तो नहीं मिली, लेकिन एक चीज जरूर मिली है। अपने बैग से कॉमिक बुक निकालता है और कहता है कि इस बुक में ओएनजू का नाम था, इस वजह से मैं ये ले आया, लेकिन मुझे इसे पढ़ने का मौका नहीं मिला। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि एक डॉक्टर टूयन को ये बुक देते हैं और कहते हैं कि मैं ये कांचू सेल को खुद ही देना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। तो बॉडीगार्ड कहता है कि ये तो एक कॉमिक बुक है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, लेकिन इसमें मेन कैरेक्टर कांचुल है और ओएन जो भी इसमें है। हमें इस फ्लैशबैक में एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर डॉक्टर रूम में आते हैं और बेड पर लेटते हैं और कॉमिक बुक इनके नीचे आ जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि जब ओएन जो बेड पर लेटी होती है और कॉमिक बुक से कांचुल से बात कर रही होती है, इतने में डॉक्टर अंदर आते हैं तो ओएन जो बुक को अपने मुंह पर रख लेती है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या तुम सो रही हो? तो ओएन जो कहती है कि हाँ, 10 मिनट के लिए। फिर इतने में ही इमरजेंसी की अनाउंसमेंट होती है और ओएन जो वहाँ पर कॉमिक बुक छोड़ते हुए भाग जाते हैं। फिर कांचुल ओएन से कहता है कि ये किताब तुम्हारी है ना? मुझे लगा शायद ये तुम्हारी होगी, तुम यहाँ पर आई नहीं और मेरे पास कोई और काम नहीं था, इसलिए मैंने इस किताब को बार बार पढ़ा और मैंने इसके डायलॉग्स भी याद कर लिए। पहले पहले मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही कांचुल ने इसकी पिक्चर्स और कहानी देखी, कांचुल इसमें इंटरेस्टेड हो गया। कांचुल ने इस कॉमिक में सेक्रेटरी को, डुयन को और बाकी सब लोगों को भी देखा था। फिर कांचुल बार बार उस कॉमिक बुक को पढ़ता है। वो सीन देखता है कि जब वो रियल वर्ल्ड में आके उसने ओएनजू को किस की थी, फिर ओएनजू के डैड को उसने शूट कर दिया था और फिर जब कांचुल ने पानी में खुद को सुसाइड करने की कोशिश की थी वो भी देखता है। और फिर कांचुल ओएनजू से कहता है कि मुझे कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, मुझे कांचुल के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था, वो बहुत ही बेवकूफ है जैसे कि मैं, और इसलिए मैंने अभी तक अपने आप को सरेंडर नहीं किया है ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। इस कहानी को लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात हैं, मैं जेल नहीं जा सकता जब तक कि इस कहानी के बारे में मैं सब कुछ ना जानूं। तो क्या तुमने इसका नेक्स्ट एपिसोड देखा है? इसके बाद कांचुल और ओएनजू का क्या होता है कि कांचुल ओएनजू के बारे में सब कुछ भूल जाता है और क्या वो गायब हुआ पति मैं ही हूँ? ओएनजू खामोश खड़ी होती है और कुछ भी नहीं बोलती। कांचुल कहता है कि जवाब दो और फिर यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। आपका मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।